क्या आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम पे प्रॉपर्टी कॉस्ट तो होती है, साथ में प्रॉपर्टी की कॉस्ट के साथ में कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो हमको और पे करने होते हैं। यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो बनता है जब हम नए बिल्डर से कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, जो बिल्डर बना रहा होता है। उसमें क्या होता है, अगर आप प्रॉपर्ली उसको चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्डर एक बेसिक प्राइस देता है, बेसिक कॉस्ट देता है, उसके साथ में कुछ एडिशनल चार्जेस भी लगाता है। एडिशनल चार्जेस में क्या क्या आता है, लीज रेंट आ जाता है। हम नोएडा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लीज प्रॉपर्टी होती है, सो लीज रेंट आ जाता है। देन डेवलपमेंट चार्जेस आ जाते हैं। देन वो कार पार्किंग के चार्ज अलग से ले लेते हैं। एक बहुत बड़ा चार्ज होता है जो कि हम कंसीडर उस टाइम पे नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि ये तो होना ही होना है, उसको जीएसटी बोलते हैं, जो कि टैक्सेशन होता है प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी जो हम लोग कुछ खरीदते हैं। तो इस तरह से जब हम अगर उनको प्रॉपरली एडअप करते हैं तो वो जो हमारी बेसिक कॉस्ट है उससे कम 10% तो ऊपर चला ही जाता है। ये सब चार्जेस आपके रजिस्ट्रेशन कॉस्ट उसके अलावा है, जो रजिस्ट्रेशन में स्टैंप ड्यूटी वगैरह सब लगनी है उसके अलावा चार्जेस हैं। सो वो 10% से के आसपास तो ऊपर हो ही जाते हैं, कई बार तो 20-30% भी ऊपर हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपकी कोई फ्लैट ले रहे हैं जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए होती है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं कई बार 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कई बार 25-30 लाख तक हो जाते हैं, जो कि हम फ्लैट खरीदते टाइम उस टाइम बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं और कंसिडरेशन में नहीं करते हैं। कई बार बिल्डर्स जो अपना एग्रीमेंट बनाता है उसमें भी छोटे अक्षरों में कुछ चार्जेस लिख देता है। जब वो पोजीशन का टाइम आता है उस टाइम हमको समझ में आता है, अच्छा ये तो हमने सोचा भी नहीं था। तो इस तरह के जो भी हिडन चार्जेस हैं, अगर आप कोई भी बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उससे आप जरूर डिस्कस करें कि इसके अंदर जो आप बोल रहे हैं 1 करोड़ रुपए बेसिक चार्ज बोल रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या ऐसे चार्जेस हैं इंक्लूडिंग दी रजिस्ट्रेशन अमाउंट, उस टाइम का जो भी रेट होगा बताएगा आपको, उस तक का पूरा इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए। अदरवाइज आप ना बीच में फिर फंस के रह जाएंगे कि आपको जो कंसिडरेशन सोचा था उससे काफी ज्यादा हो जाने से वो मैनेजमेंट ऑफ फंड बड़ा दिक्कत कर रहा है। दूसरा सिनेरियो आता है जब हम प्रॉपर्टी रीसेल में लेते हैं, तो रीसेल के टाइम पे क्या एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। कई बार जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी कॉलोनी की होती है, तो जो उसका कॉलोनाइजर होता है वो भी अपने ट्रांसफर करने के, नाम ट्रांसफर करने के, अपने यहाँ रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए कुछ चार्जेस लेता है, जो यूजुअली लोग कंसीडर नहीं करते हैं। इसके साथ में अगर कोई जैसे नोएडा अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी की इस तरह से प्रॉपर्टी होती है जो लीज्ड प्रॉपर्टी होती है, तो हर जगह लीज्ड प्रॉपर्टी पे एक लीज रेंट का एक्सपेंसेस होता है। सर्टेन कंडीशंस में वो लीज रेंट वन टाइम होता है फॉर दी होल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे कि हमारा लीज 90 साल की है, 99 साल की है, तो वो एक मुफ्त पैसा ले लेते हैं और वो 90 साल तक फिर लीज रेंट दोबारा नहीं लगता। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी में वो लीज रेंट आप एनुअली भी पे कर सकते हैं, तो उसमें फिर आपके ऊपर वो लायबिलिटी आ जाती है अगर आप प्रॉपरली ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार तो जो रूल्स होते हैं वो आपका जब परचेज कर रहे हैं, जो आपका सेलर है उसने जो परचेज किया था उसके रेट पे लीज रेंट लगता है, लेकिन जब आप परचेज कर लेते हैं तो आपके करंट रेट जो उस टाइम होगा, सरकारी रेट होगा, उस पर लीज रेंट लगना शुरू हो जाता है। वो बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है कि जब हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो वन टाइम लीज रेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या आप जो प्राइस पे ले रहे हैं उसको कंसिडर करते हुए जो वन टाइम लीज रेंट अगर अपन जो सेलर है उसके द्वारा ही करवा दें, भले वो पैसा आप दें, तो वो क्या आपको कॉस्ट वो करती है नहीं करती, तो वो जो चार्जेस हैं लीज रेंट वाले वो आप थोड़ा सा जरूर कंसीडर करिए। वो हिडन चार्जेस होते हैं, लोगों को पता नहीं होता। साथ में लीज प्रॉपर्टी पे क्या होता है कि जब आप जाते हैं तो जो अथॉरिटी ने आपको प्रॉपर्टी अलॉट करी होती है वो अपने यहाँ पे नाम चेंज कराने के लिए कुछ चार्जेस लेते हैं। वो काफी हैवी होते हैं, कई बार बहुत कम होते हैं बट कई बार काफी हैवी होते हैं। मतलब नोएडा में अगर हम बात करें तो वो 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए तक भी पहुंच जाते हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ अमाउंट द अथॉरिटी आस्क जब आप ट्रांसफर करने जाते हैं। तो ये ऐसे चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो लगने ही लगने हैं। वो तो चाहे कहीं भी प्रॉपर्टी लें, उसके बिना तो प्रॉपर्टी आपके नाम पर प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, सो वो तो आपको लगने लगने हैं। लेकिन उसके अलावा क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं, सो वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आप जब भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उनका जरूर कैलकुलेशन है, उनका जरूर ध्यान रखें। ये हेडिंग चार्जेस आपको अदरवाइज बाद में हल्का सा प्रेशर बनाते हैं आपको फर्दर फंड मैनेज करने के लिए। मैं सुरेंद्र खरिया हूं और मैं नोएडा में एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूं। आगे भी हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।